नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। शेर की दहाड़ है प्यारे, देश के शेर दहाड़ रहे हैं। लड़ाई अब बार पार के मूड में है। ये लड़ाई कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। लेकिन आखिर इस लड़ाई की नौबत क्यों आई? क्यों दुश्मनों को चित करने वाले पहलवान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं? सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है। यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं। हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। देश के लिए अपने दम पर सोना चांदी जीतकर लाने वाले पहलवान पहली बार इतने हताश हैं। जिन्होंने पहलवानी के दम पर बड़े बड़े रेसलर्स को चित किया, वो लाचार हैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए। आखिर क्यों? अगर देश का हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है। शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है। यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। जान को खतरा, मानसिक प्रताड़ना महिला पहलवानों के साथ। भारत के कुश्ती संघ से जुड़े कोच और रेफरी पर भी यौन शोषण और शारीरिक प्रताड़ना के भी आरोप लगे हैं। लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं। वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। आरोप फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, जिनकी गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। ब्रजभूषण शरण सिंह यानी बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिन पर भारत के लिए कई मेडल लाने वाले विनेश फोगाट समेत कई महिला पहलवान आरोप लगाती हैं। पहलवान रो रहे हैं। पहलवानों ने कुश्ती संघ के सर्वेसर्वा ब्रजभूषण शरण सिंह और संघ से जुड़े कोच रेफरी के हाथों प्रताड़ित होने की बात कही है। फेडरेशन ये है जो भी व्यक्ति हैं फेडरेशन में, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें पूरी फेडरेशन का खंडन चाहिए, क्योंकि सब लोग फेडरेशन में भ्रष्ट बैठे हुए हैं। बीते बुधवार से जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस आरोप के साथ ही वो भारत का नाम रोशन कर दुनिया में जाते हैं, लेकिन उन्हें कुश्ती संघ की तानाशाही के आगे अपमानित होना पड़ता है। इन सारे आरोपों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने निराधार बताया। कैंप लगता है तो उसमें महाराष्ट्र की भी खिलाड़ी होती हैं, मध्य प्रदेश की भी होती हैं, राजस्थान की भी होती हैं, गुजरात की भी होती हैं, बंगाल की भी होती हैं और यूपी की भी होती हैं, दिल्ली की भी होती हैं। एक खिलाड़ी ला करके ये खड़ा कर दें कि जिसके साथ बदसलूकी हुई हो, नाइंसाफी हुई हो। एक खिलाड़ी खड़ा कर दें, चीफ कोच के खिलाफ खड़ा कर दें, हमारे खिलाफ खड़ा कर दें। एक खिलाड़ी ये नहीं पा सकते हैं। और आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है, ये खिलाड़ियों के ऊपर दबाव डाला गया है, इनको बहाने से बुलाया गया है और तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको फोन किया गया है। क्या पहलवान सिर्फ साजिश के तहत भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगाएंगे, फेडरेशन की तानाशाही के खिलाफ धरना देंगे? अब आप जरा धरना देने वाले इन पहलवानों को भी जान लीजिए। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता हैं बजरंग पुनिया, रियो ओलंपिक में पदक विजेता हैं साक्षी मलिक, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप को जीत चुकी हैं विनेश फोगाट, वर्ल्ड रेसलिंग विजेता रही हैं सरिता मूर, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता रहे हैं सुमित मलिक, बाकी 30 दूसरे पहलवान। लेकिन इन्हीं पहलवानों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं।
जैसे मुझे पता चला कि ये लोग धरने पर बैठने वाले हैं तो मैं तुरंत जो है टिकट कराया, टिकट करा करके आया और इन्हीं से मिलने के लिए आया। लेकिन उसके पहले ये बहुत बड़ा आरोप लगा चुके हैं और उस आरोप के बाद मैं उचित नहीं समझता हूं कि मैं जाऊं और तू मैं करूं, क्योंकि कल को ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष जी धमकाने के लिए आए थे, ये भी कह सकते हैं। शायद उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि कभी उनको फेडरेशन ने धमकाया है, जबकि कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। विनेश फोगाट रोज मिलती रही हैं। क्या जी तोड़ मेहनत करने वाले पहलवान ऐसा कर सकते हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? इसलिए पदक विजेता पहलवानों को सुनना बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। इनकी तरह देश का मेडल लाने का सपना देखने वाले बहुत सारे बच्चे बनना चाहते हैं। वही बताते हैं भारतीय कुश्ती संघ की मनमानी अपनी आंखों से देखकर अब सहा नहीं जाता। इल्जाम लगाए हैं, वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। जिन मनमानियों को भारतीय कुश्ती संघ खारिज करता है, उनके खिलाफ अब आंदोलन धरने के लिए देश में मजबूर हुए पहलवानों को आखिर किससे आस है? हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ियों के साथ खेल का ही ये पुराना इतिहास रहा है, लेकिन ये वो पहलवान है जो हार नहीं मान सकता। लेकिन सवाल है कि आखिर इन्हें इंसाफ कब मिलेगा? तो ये सम्मान की लड़ाई है। ये सम्मान की लड़ाई आज भी देखने को मिली, जहां पर वो पहुंचे जो इस देश के लिए सम्मान लेकर आए हैं। यानी कि धरने पर कौन कौन से चेहरे नजर आए, वो तमाम चेहरे इस वॉल पर आपको घूमते हुए नजर आएंगे। आप इन तमाम चेहरों को पहचानते हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है। इसमें आप बजरंग पुनिया को देख सकते हैं। बजरंग पुनिया जो टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता नजर आए। विनेश फोगाट की तस्वीर इसमें आपको नजर आएगी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती विनेश फोगाट ने। साक्षी मलिक जो कि रियो ओलंपिक पदक विजेता रही। सरिता मोर इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगी। सरिता मोर जो कि वर्ल्ड रेसलिंग विजेता रही। इसके साथ ही सुमित मलिक जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता रहे। ये फहरिस्त बहुत लंबी है और ये तमाम खिलाड़ी एक साथ प्रदर्शन में नजर आए। अमित धनखड़ जो कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप विजेता रहे। इसके साथ ही सुजीत मान को आप देखिए। सुजीत मान जो कि कुश्ती की सीनियर टीम के कोच भी हैं और ये सब एक आवाज में ये कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, सिर्फ आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला। पहलवान जो लगातार अपनी मांग को लेकर मुखर होते नजर आ रहे हैं, उन्होंने कुश्ती महासंघ और अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन वो आरोप क्या है, आपको यह भी जानना चाहिए। आखिर ये लड़ाई क्या है, आपको यह भी समझनी चाहिए। जिसमें सबसे पहला आरोप कुश्ती महासंघ पर लगा है कि अध्यक्ष ने यानी कि बृजभूषण शरण ने यौन शोषण किया। लेकिन इस पर बृजभूषण शरण की सफाई ये आई कि आरोप बेबुनियाद है और अगर कोई भी पीड़ित है तो वो सामने आए। दूसरा गंभीर आरोप ये लगाया गया, कोच ने यौन शोषण किया। वो ये भी कहते हैं बृजभूषण शरण की अगर आरोप सही है तो फिर मुझे फांसी पर चढ़ा दो।
तीसरा आरोप, गंभीर आरोप ये लगाया गया कि मेंटली हरास किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित इन खिलाड़ियों को किया गया। और उस पर अध्यक्ष की सफाई ये आती है कि धरने पर बैठे खिलाड़ी ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकते। आप सोचिए, बृजभूषण शरण ये कहते हैं इन खिलाड़ियों को जो इसी देश के लिए सम्मान लेकर आए, जो इसी देश के लिए पदक जीत कर लाए हैं। गंभीर आरोप ये लगता है कुश्ती महासंघ पर कि साजिश के तहत लखनऊ में बार बार कैंप लगाया जाता है। इस पर सफाई आती है कि सभी के साथ समान व्यवहार है, यानी किसी भी तरीके का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता। और नंबर 5 आरोप बहुत गंभीर ये है कि अगर किसी ने कुछ भी कहा, जुबान खोली, तो फिर जान से मारने की धमकी तक दी गई। और इस पर WFI के अध्यक्ष ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये गंभीर आरोप इसी तरीके से लगाए जा रहे हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी और सिर्फ आश्वासन से कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये तमाम आरोप और उसमें बृजभूषण शरण की ये सफाई बहुत कुछ बताती है। और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर बड़ा डेवलपमेंट ये भी होता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग ठाकुर अब से थोड़ी ही देर बाद इन तमाम पहलवानों से मुलाकात करने वाले हैं। पहलवानों का यह धरना आज यानी कि दूसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन अब इस दहाड़ की गूंज को सुना भी जा रहा है और उस पर अमल भी हो रहा है। पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया कि बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे के बगैर वो मानेंगे नहीं। पहलवान जानते हैं कि मैदान में पटखनी के साथ कैसे अत्याचार करने वालों को पटखनी दी जाती है। हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बातचीत से पहले इन तमाम खिलाड़ियों ने एक बार फिर से कुश्ती महासंघ पर आरोप की बौछार कर दी है। 6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे, लेकिन वो दिन जब आएगा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के दूसरे दिन का ये धरना शुरू होने के बाद सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। लेफ्ट के नेता हाथ में समर्थन की तख्ती लिए खिलाड़ियों के बीच पहुंचे, लेकिन खिलाड़ियों ने उन्हें वहां टिकने नहीं दिया। हालांकि बीजेपी नेता बबीता फोगाट भी जंतर मंतर पर पहुंची, लेकिन पूर्व खिलाड़ी की हैसियत से। उधर जयपुर में कांग्रेस की विधायक और पूर्व खिलाड़ी कृष्णा पुनिया भी धरने पर बैठ गई हैं। आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सब के सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण, जो कि सांसद भी हैं और जनता से चुन के आए हैं, उन पे ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो शोषण करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं, उनके निजी जीवन में दखलंदाजी करते हैं। और यहाँ तक कि विनेश ने ये भी कहा कि कल मेरे साथ क्या हो मुझे कुछ नहीं पता। बहुत गंभीर आरोप उन एथलीट्स के द्वारा लगाए गए हैं। उनके समर्थन में आज मैं स्टैचू सर्कल पे धरने पे हूँ। धरने पर बैठे इन पहलवानों के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुश्ती महासंघ पर खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, लिहाजा सियासत खूब हो रही है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया है, हमारे खिलाड़ी देश की शान है, विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वो देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन व उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और जरूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान
जो है वो भारत सरकार खेल विभाग जरूर लेगा। बहरहाल तमाम हो हंगामे और बवाल के बीच कुश्ती महासंघ ने 22 जनवरी को आपात बैठक बुलाई। सूत्र बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह उसी बैठक में पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। फेडरेशन को भंग किया जाए, इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। और इधर खिलाड़ियों ने भी ठान लिया है कि बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लेकर रहेंगे और बिना कार्रवाई हुए कोई खिलाड़ी मैच नहीं खेलेगा। तो एक तरफ खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है, जब तक संघ पर कार्रवाई नहीं होती है, उनका ये धरना जारी रहेगा। तो कुश्ती विवाद पर खेल मंत्रालय भी एक्शन में नजर आ रहा है और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो उचित कार्रवाई होगी। खेलों पर मंत्रालय ने काफी काम किया है और मामले में हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही जानकारी ये भी है कि रात 10 बजे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तमाम खिलाड़ियों को डिनर पर आमंत्रित किया है। हिमाचल से अपने तमाम कार्यक्रम रद्द करते हुए अनुराग ठाकुर लौट रहे हैं और 10 बजे खिलाड़ियों से मुलाकात करने वाले हैं। आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। तो ये जो नाम आप सुन रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो नाम जो 2011 से कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना है, वो नाम जिसके आगे बाहुबली का तमगा लगा है। ये तमगा यूं ही नहीं लगा, विवादों से इनका पुराना नाता रहा है। पहले भी वो कई बार ऐसे विवादों में घिर चुके हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले 6 बार के सांसद बाहुबली छवि वाले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर विवाद के घेरे में हैं। उन पर संगीन आरोप लगा है। इल्जाम झकझोर देने वाला है। हैरानी की बात यह है कि इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि देश के करीब 30 नामी गिरामी पहलवान हैं जो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह सियासत में वो नाम है जो अपनी दबंगई और लगातार जीत के लिए जाने जाते हैं। दरअसल सांसद बृजभूषण शरण सिंह राजनीति के अखाड़े में भी कई सियासी पहलवानों को पटखनी दे चुके हैं, लेकिन इस बार देश की महिला पहलवानों का दांव उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बाहुबली बृजभूषण चर्चा या विवादों के घेरे में हो। इससे पहले भी वो मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मारने के लिए मामले में घिर चुके हैं। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने एक पहलवान को मंच पर थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल ये प्रतियोगिता अंडर 15 आयु वर्ग के लिए आयोजित की गई थी और जिसमें युवा पहलवान को थप्पड़ खाना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर राज ठाकरे के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। सांसद बृजभूषण सिंह पिछले कई साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। वे कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि कुश्ती का भी माहिर खिलाड़ी माना जाता है। बृजभूषण 2011 में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। बृजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा जिले के बिश्नोहर गांव के रहने वाले हैं। बचपन और युवा अवस्था में उन्होंने कुश्ती में खूब हाथ आजमाया। इसके बाद उन्होंने 1980 के दशक में छात्र राजनीति की शुरुआत की।
1988 में बीजेपी में शामिल हुए, राम मंदिर को लेकर आंदोलन किया और उग्र हिंदुत्व की छवि की वजह से वो क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। दरअसल आडवाणी समेत जिन 40 नेताओं पर आरोप तय किए गए थे, बृजभूषण शरण सिंह उनमें से एक थे, जिन्हें 2020 में बरी कर दिया गया। बृजभूषण अपने अक्खड़, अलग अंदाज और अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसी बयानबाजी की वजह से विवादों में भी रहे। पिछले साल जब राज ठाकरे ने अयोध्या के दौरे का ऐलान किया, तब बृजभूषण ने पार्टी स्टैंड से अलग राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला था। यहां तक कि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा था कि राज ठाकरे का अयोध्या में स्वागत है, लेकिन बृजभूषण ने ऐलान कर दिया था कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने ही नहीं देंगे। हाल ही में बाबा रामदेव के खिलाफ भी बृजभूषण ने मोर्चा खोला था। इसके बाद पतंजलि की ओर से बृजभूषण शरण सिंह को नोटिस भेजा गया। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह ने एक रैली में कहा था कि मायावती उत्तर प्रदेश की गुंडी हैं। मायावती ने मुझे चुनाव के बाद जेल भेजने की धमकी दी थी। वो अब जेल जाएंगी। चुनाव होने के बाद उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि मायावती ने यूपी को लूटने का काम किया है। तो धरने पर पहलवान हैं और वो भी गंभीर आरोपों के साथ। और इसी साल कुश्ती की मेगा इवेंट्स भी होनी है, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और इसके साथ ही एशियन गेम्स भी शामिल है। और उससे पहले ये पूरा विवाद सामने आया है। पश्चिमी देशों के कुछ मीडिया हाउस प्रधानमंत्री मोदी और भारत की दुनिया में धमक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और उन्हीं में से बीबीसी भी एक है। बीबीसी आए दिन भारत विरोधी बातें लिखता है, अपना प्रोपेगेंडा प्रचारित करता है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा चलाता है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बीबीसी अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं आ पाया और इसी वजह से उसने पीएम मोदी के खिलाफ जानबूझकर एक सीरीज बनाई, जिसका भारत ही नहीं ब्रिटेन में भी विरोध हो रहा है। लोग तंज भरे लहजे में बीबीसी से सवाल पूछ रहे हैं, द चर्चिल क्वेश्चन नाम का सीरीज कब आ रहा है? बीबीसी का प्रोपेगेंडा, भारत के दुष्प्रचार का एजेंडा। मोदी का निशाना बीबीसी की औपनिवेशिक सोच का कब जाएगा जमाना। सुनक का मोदी को मिला साथ, बीबीसी का होगा बायकॉट। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी, ब्रिटेन की मीडिया हाउस जो भारत की आजादी से लेकर अब तक खबरों का प्रसारण करता है। भारत को आजादी मिले 75 साल हो गए। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन बीबीसी अपनी औपनिवेशिक सोच से बाहर नहीं आ पाया है। बीबीसी ये नहीं पचा पा रहा कि जिस भारत पर ब्रिटेन ने राज किया, आज वो ब्रिटेन से आगे निकल रहा है। बीबीसी को दुनिया भर में भारत का दम और पीएम मोदी की धमक बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी तो आए दिन भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाकर भारत के दुष्प्रचार का एजेंडा चलाता रहता है, पीएम मोदी को टारगेट करता रहता है। ऐसे ही प्रोपेगेंडा सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन बीबीसी ने बनाई है, जिसमें पीएम मोदी और भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। बीबीसी की सीरीज का ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रामी रेंजर, जो हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने विरोध किया। ट्वीट कर रामी रेंजर ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीबीसी आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की बेइज्जती की है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, लेकिन हम उनकी पक्षपात रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। अपनी इस रिपोर्ट को लेकर बीबीसी दुनिया भर में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के निशाने पर आ गया है। लोग बीबीसी पर तंज भरे सवाल पूछ रहे हैं। यूके द चर्चिल क्वेश्चन नाम की सीरीज कब आ रही है? कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर बीबीसी को आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि बीबीसी को 1943 के बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी और बीमारी के कारण मारे गए, जिसका जिम्मेदार ब्रिटेन था। विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत से अनाज वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात सैनिकों के लिए भेज दिया था। बीबीसी की प्रोपेगेंडा सीरीज पर भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश है।
तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी का बचाव किया और पाकिस्तान मूल के सांसद को दो टूक जवाब दिया। बीबीसी प्रोपेगेंडा सीरीज पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये भारत के खिलाफ एक खास किस्म का दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश है। ये डॉक्यूमेंट्री दिखा दी गई और इससे जुड़े हुए लोग और संगठन एक खास किस्म की सोच रखते हैं, क्योंकि इसमें तथ्य और विषय को लेकर तटस्थता नहीं है। बागची ने कहा कि ब्रिटेन के राजनयिकों का जांच और पड़ताल जैसे शब्दों का इस्तेमाल बताता है कि एक विशेष मानसिकता है। क्या वो यहाँ अब भी राज कर रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि औपनिवेशिक मानसिकता के साथ एक डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। ये एक प्रोपेगेंडा पीस है, इसकी कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ये पक्षपातपूर्ण है। ये ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री मोदी का बचाव करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से खुद को दूर कर लिया और कहा कि वो इस सीरीज से सहमत नहीं है। पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने संसद में जब इस प्रोपेगेंडा सीरीज का मुद्दा उठाया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया। पाकिस्तानी मूल के सांसद को जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि यूके सरकार की स्थिति स्पष्ट और दीर्घकालीन नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बेशक हम कहीं भी उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन माननीय सांसद ने जो चरित्र चित्रण किया है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इधर कर्नाटक और महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी है। कर्नाटक के कलबुर्गी में मिशन दक्षिण के तहत उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। वहीं महाराष्ट्र में भी उन्होंने कई परियोजनाओं को समर्पित किया। मिशन लोकसभा बोर्ड में पूरी तरह से आ चुकी बीजेपी के लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम रहा। मोदी ने अपने मंत्र से कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक जनता को यह बता दिया कि बीजेपी एक बार फिर आपके दुख सुख से समझने के लिए आपके दरवाजे तक आ रही है। अपने मिशन दक्षिण पर गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के कुलबर्गी में एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में बंजारा समाज के लोग पीएम मोदी को सुनने आए थे और पीएम मोदी ने उन्हें निराश भी नहीं किया। जमकर बंजारा समुदाय की तारीफ की और बंजारा समुदाय के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। राजस्थान से लेकर के पश्चिमी भारत में नीचे तक चले जाइए, हमारे बंजारा समुदाय के भाई बहन राष्ट्र विकास में अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इससे पहले मोदी ने कर्नाटक में 10,800 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यादगिरी जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज कर्नाटक के विकास से जुड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आपको सौंपने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आया हूँ। अभी यहाँ पानी और सड़क से जुड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। भाइयों और बहनों, मैं आज कर्नाटका के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आया हूं। अब बारी महाराष्ट्र की थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन किया। 12,600 करोड़ रुपए की लागत से बने अंधेरी से दहिसर तक फैले 35 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों 2A और 7 का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने जो जमाना देखा है जब गरीबों के कल्याण का पैसा भ्रष्टाचार का शिकार होता था। पीएम मोदी ने बाल ठाकरे क्लिनिक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में कहा कि दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ा है। तो एक तरफ मोदी की मेगा सौगात तो दूसरी तरफ 3,400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर जा पहुंची है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में फारूक अब्दुल्ला और शिवसेना नेता संजय राउत समेत कांग्रेस नेताओं ने इस यात्रा का स्वागत किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और बीजेपी पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कठुआ के लखनपुर में प्रवेश कर चुकी है, जिसका जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना नेता संजय राउत समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया। राहुल की अगवानी में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का ये आखिरी पड़ाव है। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 4 महीने 11 दिन बाद जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई है।
राहुल गांधी पैदल ही रावी पुल के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। इस दौरान उनके साथ भारी भीड़ देखने को मिली। लखनपुर कॉरिडोर में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी और राहुल को पैदल यात्रा न करने की सलाह दी थी। भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में 30 जनवरी को रैली के साथ समापन होगा। ये लखनपुर से काठुआ, हीरानगर, बनिहाल टनल होते हुए कश्मीर घाटी तक जाएगी, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता शामिल होंगे। हर तरह से हौसला देना है, क्योंकि ये उन विचारधाराओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं, जो तमाम समाज के जितने वर्ग हैं और जितने इलाके हैं उनको जोड़ने की बात, और जो नुकसान पहुंचा है हमें, ये विवाद की जो बातें करते हैं जो प्रशासन है, विवाद शुरू से ये जोड़ने की जो कर रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम इनका स्वागत करते हुए एक पैगाम देना चाहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी को देखते हुए यात्रा छोटी हो सकती है। यात्रा शुरू होने के साथ कांग्रेस ने ऐलान किया था कि श्रीनगर में लाल चौक पर गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी तिरंगा झंडा फहराएंगे, लेकिन कांग्रेस ने प्लान बदल दिया है। अब राहुल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में झंडारोहण करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में शामिल होने के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जिनसे हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा ने खास बातचीत की। कन्याकुमारी से आप चले थे और आज पूछने की बात है रेस्पॉन्स की। जी, रेस्पॉन्स कैसा आपको? देश व दुनिया देख रही है कि 3500 के लगभग किलोमीटर यात्रा बहुत टफ यात्रा थी। मुद्दे बहुत ही गंभीर मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, साथ में वायलेंस नहीं होती, इसमें शांति, प्यार, मोहब्बत रहे, और गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। तो आम जनता ने रेस्पॉन्स दिया, उसका जिक्र बार बार राहुल जी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद में आम कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस सबसे बड़ी बात है कि जिन राज्यों में यात्रा नहीं गई है, उन राज्यों में भी हर घर तक बात पहुंची है कि राहुल गांधी नौजवान जो हमारी पीड़ा है महंगाई की, बेरोजगारी की, उसको उठा रहे हैं। राजस्थान में मुख्य तौर पर जो चुनौती कांग्रेस के सामने दिख रही है वो एकजुटता की। क्या आपको लगता है कि एकजुट होकर कांग्रेस इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? तो एकजुट ही हैं हम लोग, तो एकजुट होकर ही काम कर रहे हैं और एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो रैलियां हो रही है पायलट साहब की तरफ से, इसका प्रभाव? रैलियाँ करनी चाहिए लोगों को, और लोगों को करनी चाहिए। रैलियाँ करें, दौरे करें, क्योंकि ये तो चुनाव आ रहा है, तो नेचुरल स्वाभाविक है कि कांग्रेस के हितों को देखते हुए, कांग्रेस हितों की रक्षा करते हुए हर कार्यकर्ता को, हर नेता को मैं समझता हूँ अपने तरीके से रैलियाँ करे, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है, उसको अभियान के रूप में ले पदयात्रा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को गेट पर रोक दिया गया, जिसके बाद छात्राएं कॉलेज के गेट पर ही विरोध करने लगी और इसकी खबर जैसे ही समाजवादी छात्र सभा को हुई तो वो भी मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। समाजवादी छात्र सभा ने कक्षाओं तक बुर्के में छात्राओं को जाने की अनुमति देने के लिए जोरदार हंगामा किया। दरअसल कॉलेज में 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया, जिसके चलते बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को आज प्रवेश नहीं दिया गया। अब हंगामा होने पर सवाल उठने लगे हैं। कॉलेज के शिक्षकों का कहना है कि कुछ लोग अनुशासन के मामले को दूसरी दिशा में लेकर जा रहे हैं। अब छात्राओं के लिए कॉलेज गेट पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था होगी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र सभा की टीम को समझाकर प्रिंसिपल को ज्ञापन दिलवाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया मोड़ पर जो हिंसा हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जिसकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया और कहा कि आरोपी को जमानत दिए जाने से समाज को गलत संदेश जाएगा।
यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को यूपी सरकार ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें यूपी सरकार ने मुख्य आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि आरोपी को जमानत दिए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करने वाले लोगों की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा है और इसका केस भी मजबूत वकीलों द्वारा लड़ा जा रहा है, जिसके जवाब में आरोपी आशीष मिश्रा की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने दुष्यंत दवे की दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल बीते 1 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है और जिस तरह से ट्रायल चल रहा है वह पूरा होने में 7-8 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि जिस जगजीत सिंह ने मामले में शिकायत की है वह चश्मदीद गवाह नहीं है और उसकी शिकायत सिर्फ अफवाह पर आधारित है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को हिंसा मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा पर आरोप है कि अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार चढ़ा दी थी, जिसमें 8 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा में कार सवार ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए थे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका की सगाई हुई। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गोल घना और चुनरी विधि की रस्में निभाई गईं। ये रस्में गुजराती हिंदू परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और इस मौके पर अंबानी परिवार के सदस्यों ने एक सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस भी दी, जिसे नीता अंबानी ने लीड किया। एक दिन पहले ही कपल ने मेहंदी सेरेमनी को सेलिब्रेट किया था। अनंत अंबानी और राधिका का रोका पिछले साल 29 दिसंबर को राजस्थान के नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ था। धरती पर इस समय ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है और इसके लिए काफी हद तक तेल कंपनियां जिम्मेदार हैं, जिन्हें पहले से यह पता था कि पेट्रोलियम के उत्पादन और उसकी खपत से धरती को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इसको छिपा कर रखा गया। इसी को लेकर यूएन चीफ ने तेल कंपनियों को फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों को ग्लोबल वार्मिंग को लेकर फटकार लगाई है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए गुटेरेस ने कहा कि कई बड़ी तेल कंपनियों को पता था कि ज्यादा तेल की खपत से दुनिया का क्या हाल हो सकता है, बावजूद इसके दशकों तक इस बात को छिपा कर रखा गया। एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी का बड़ा हिस्सा इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगा। गरीब और पिछड़े लोगों के लिए यहाँ रहना मौत की सजा जैसा होगा। दरअसल गुटेरेस दुनिया की बड़ी तेल कंपनी एक्सोन मोबिल के खुलासे पर यह बात कह रहे थे। पिछले साल दिसंबर में यह खुलासा किया गया था, जिसमें बताया गया कि एक्सोन कंपनी के वैज्ञानिक को पहले ही पता था कि जिस तरह से तेल कंपनियां तेल का उत्पादन कर रही हैं, धरती का तापमान इससे बढ़ेगा और इसके ज्यादा इस्तेमाल से दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडराएगा। गुटेरेस ने तेल उत्पादन कंपनियों को लेकर कहा कि इन तमाम कंपनियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जिन्हें 1970 में भी सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी इन्होंने धरती को जलने के लिए छोड़ दिया। आपको बता दें कि कंपनियों को पहले से पता था कि तेल उत्पादन और उसकी खपत से पृथ्वी को नुकसान होगा, फिर भी इन कंपनियों ने कहा कि इससे पृथ्वी को किसी तरह का खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा।
एंटोनियो गुटेरेस ने तेल कंपनियों की तुलना तंबाकू कंपनियों से करते हुए कहा कि जिस तरीके से 1998 में तंबाकू कंपनियों को लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए हर्जाना देना पड़ा था, ठीक उसी तरीके से तेल कंपनियों से भी जुर्माना वसूला जाना चाहिए। दुनिया की बड़ी तंबाकू कंपनियों ने तंबाकू के बुरे असर की जानकारी छिपाई थी, जिसके चलते 20 लाख करोड़ रुपए मुआवजा देना पड़ा था। यह तो बात हुई अपने फायदे के लिए कंपनियों के फैक्ट छिपाने की, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं, जिनका खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ता है। आइए कुछ जानकारी आपको इसी से जुड़ी दे देते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए विकसित देश कैसे जिम्मेदार हैं। G8 देश 85% कार्बन छोड़ते हैं। दुनिया के 50 से 90% चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर का तापमान पिछले 1.5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, लेकिन इस सदी के अंत तक इसके 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है, जो जाहिर है काफी डराने वाला है। इसके साथ आइए एक और आंकड़ा आपको बता देते हैं। विकसित देश हर साल प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में बहुत आगे है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में विकसित देश आगे कैसे नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। सबसे पहले 15.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। अमेरिका में 15.2 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ऐसा होता है। रूस में 11.1 मीट्रिक टन का यह आंकड़ा है, तो नीदरलैंड्स में यह है 8.8, जापान में 8.7, तो चीन में 7.4 मीट्रिक टन। वहीं अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में ये आंकड़ा 1.8 मीट्रिक टन का है, जो कि विकसित देशों से काफी कम नजर आता है। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की, जिसको लेकर कुछ दिनों में एनआईए ने कई खुलासे किए हैं और इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे पाकिस्तान कटघरे में खड़ा हुआ है, क्योंकि कराची एयरपोर्ट पर दाऊद का दबदबा चलता है। उसे और उसके रिश्तेदारों को ना तो इमिग्रेशन क्लियरेंस और ना ही स्टैम्प की जरूरत होती है, सभी को सीधे एंट्री मिलती है। आतंकिस्तान पाकिस्तान दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, शांति की बातें कर रहा है, लेकिन आतंक और हिंसा फैलाने वालों को पनाह भी दे रहा है। उन्हें वीवीआईपी या यूं कहें कि अपने प्रधानमंत्री जितनी सुविधाएं दे रहा है, जो कि उसके दोहरे चरित्र को दिखाता है। पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम के संबंध किसी से छिपे तो है नहीं। अब दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो पाकिस्तान में उसके दबदबे को दिखाते हैं, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि बिना किसी चेकिंग और पूछताछ के दाऊद और उसके रिश्तेदार एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ना उनका रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है और ना ही पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई जाती है। कराची एयरपोर्ट के अंदर के वीआईपी लॉन्च से ही उन्हें रिसीव कर लिया जाता है और सीधे दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील के घर पहुंचा दिया जाता है। जब ये लोग वापस आते हैं तो पाकिस्तान की कनेक्टिंग फ्लाइट में भी बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस से ही सीधे दुबई या गल्फ देशों में इन्हें रवाना कर दिया जाता है। अब इससे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से मिलने पाकिस्तान आने वालों की किसी को भनक तक नहीं लगती। एनआईए की पूछताछ के दौरान सलीम फ्रूट की पत्नी ने बताया कि छोटा शकील की पत्नी नजमा उसकी बहन है, छोटा शकील की बेटी जोया उसकी भतीजी, और ये 3 बार अवैध तरीके से पाकिस्तान के कराची जाकर आए हैं। यानी साफ है कि पाकिस्तान आतंक के आकाओं के लिए एक सुरक्षित पनाहगार है और इसी वजह से दाऊद जैसे मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में डेरा जमाए बैठे हैं। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।